हाय। आज के वीडियो में मॉडर्निटी का जो बैकग्राउंड है उसका एक पॉइंट रह गया था पिछले वीडियो में, जो था रिनेसांस। हाँ, रिनेसांस, और वो था 14th सेंचुरी से 16th सेंचुरी के टाइम पीरियड में। ठीक है, तो रिनेसांस जो था वो जो टर्म था वो कॉइन किया गया था जेकब बर्गहार्ट के वजह से, एंड फ्रांसिस्को पेट्रार्च जो थे उन्होंने उस टर्म को पॉपुलराइज किया था। अब जो रिनेसांस है उसको एक रेवोल्यूशन और एवोल्यूशन दोनों कहा जाता है। रेवोल्यूशन क्यों? क्योंकि पहले तो एक व्यू है कि डार्क एज था और ये सब हुआ, तब कुछ भी इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट नहीं हो रहा था। तो अब रिनेसांस हुआ तो फिर उसमें डेवलपमेंट स्टार्ट हो गई। पर दूसरा एवोल्यूशन क्यों कहा जाता है? क्योंकि कुछ लोगों का व्यू है कि पूरी तरीके से डार्क एज नहीं था। तो क्यों नहीं था पूरी तरीके से डार्क एज? क्योंकि एक तो ग्रीक लिटरेचर और लैटिन लिटरेचर फिर से पढ़ने लग गए थे। फिर दूसरा था कि एरिस्टोटल की थियोरीज थी वो उसको पढ़ रहे थे लोग। फिर जो रोमन आर्किटेक्चर है उसकी अवेयरनेस स्टार्ट हो गई, जो धीमे धीमे 11th सेंचुरी में गोथिक आर्किटेक्चर की तरफ ट्रांजिशन करने लग गया। फिर 12th सेंचुरी में आया फ्रेंच स्कोलास्टिसिज्म, एंड दैट इज़ लाइक द इंटेलेक्चुअल मूवमेंट जो फ्रांस में स्टार्ट हुआ था और रिलीजन को के रैशनल जस्टिफिकेशन ढूंढ रहा था कि जो बिलीव्स थे रिलीजन के उसका रैशनल जस्टिफिकेशन क्या है। तो ये ढूंढने के ऊपर फोकस था स्कोलास्टिसिज्म। और बहुत सारे स्कूल्स और डिबेटिंग सोसाइटीज़ जो थे वो स्टार्ट हो गए थे, जो फिलोसफिकल बेस बना रहे थे रिलीजन का, कि क्या मतलब क्या है हर रिलीजन की फिलॉसफी, क्यों है, ये बेस बना रहे थे। तो ये सारे भी इंटेलेक्चुअल मूवमेंट्स जो थे, इंटेलेक्चुअल चीज़ें जो चल रही थी, ये डार्क एज के टाइम पे चल रही थी। इसीलिए कम्प्लीटली डार्क एज नहीं बोला जाता है। इसीलिए और रेनेसांस जो है वो एवोल्यूशन माना जाता है कि ऑलरेडी धीमे धीमे चीज़ें चल रही थी और फिर बढ़ गई एकदम से। अब जो है हम इस वीडियो में कवर करेंगे रेनेसांस के जो फैक्टर्स हैं वो। तो पहला फैक्टर तो जो है वो है कार्ल मार्क्स एंड एंजल्स ने दिया था। तो उसमें यह था कि कमर्शियल रेवोल्यूशन बढ़ रही थी, तो मर्चेंट क्लास बढ़ रही थी, ट्रेड एंड कॉमर्स बढ़ रही थी, और क्या होता है इससे इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी आ रही थी। और इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी आ रही थी तो लोग क्या है पैट्रोनाइज कर रहे थे आर्टिस्ट को। तो फ्रेडरिक एंटल बोलते हैं कि कि वो पैट्रनाइज कर रहे थे आर्टिस्ट लाइक रफेल। इन आर्टिस्ट को पॉपुलराइज किया उन्होंने। और एंजल्स का ये भी कहना है कि जो 15th सेंचुरी था, रिनेसेंस का 14 से 16 सेंचुरी का टाइम पीरियड है, तो जो 15th सेंचुरी था वो एक बहुत ग्रेट प्रोग्रेसिव रेवोल्यूशन था, जिससे एक न्यू कल्चर आया, न्यू साइंस, न्यू रिलीजन और न्यू इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन। तो हर टाइप का ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलता है इस 15th सेंचुरी के वजह से, ऐसा एंजल्स का कहना है। ठीक है, फिर दूसरा आया पॉइंट सोशल फैक्टर्स का। तो सोशल फैक्टर्स में क्या है कि जेकब बर्गडार्ट जो है उन्होंने रिनेसांस को अर्बन एनवायरनमेंट से लिंक किया, कि जो न्यू अर्बन एनवायरनमेंट फॉर्म हो रही थी वो किससे लिंक थी? रिनेसांस से। और फ्रांसिस्को पेट्रार कहते हैं कि ये रिनेसांस के वजह से एक सिविक ऑटोनॉमी इंक्रीज हो रही थी। सिटीज़ जो थे ट्रेडर्स और मर्चेंट्स कंट्रोल कर रहे थे, और नए तरीके के सेल्फ गवर्निंग सिटीज़ आ रहे थे जिस पे रूलिंग क्लास का बहुत लिमिटेड कंट्रोल था। और ये जो थे रिनेसांस का आर्ट एंड कल्चर था वो न्यू अर्बन एरियाज में ज़्यादा प्रोमिनेंट हो रहा था, अर्बन एलीट और अर्बन मिडिल क्लास में ज़्यादा देखने को मिल रहा था, क्योंकि उन लोगों के पास ज़्यादा पैसा था और वो मर्चेंट क्लास थी। फिर पॉलिटिकल फैक्टर्स ये थे कि आपको हमें पता ही है कि 1453 में कॉन्स्टेंटिनोपल जो है टर्क्स के पास चला गया था। तो जो बाइजेंटीन एम्पायर जो थी उसके जो स्कॉलर्स हैं वो सारे आने लगे इटली की तरफ, वेनिस, जिनीवा, ये सब की तरफ। और 14th सेंचुरी में फ्यूडलिज्म ऑलरेडी डिक्लाइन पे था, रूलिंग क्लास स्ट्रांग हो रही थी। तो जो प्रिंसेस थे, जो प्रिंसेस मतलब वो लोग पैट्रनाइज कर रहे थे आर्टिस्ट को। तो एक एग्जांपल है द हाउस ऑफ मेडिची फ्लोरेंस में, जो पैट्रनाइज करता था आर्टिस्ट को। फिर लास्ट फैक्टर क्या है? साइंस एंड टेक। तो साइंस एंड टेक फैक्टर्स इसीलिए क्योंकि 1444 में प्रिंटिंग प्रेस जो है इन्वेंट हुई थी
ग्यूटेनबर्ग ने बनाया था उसको। और फिर 1455 में बाइबल प्रिंट हुई और बहुत ज़्यादा प्रिंट हुई, तो फिर बाइबल की स्टडी स्टार्ट हुई, और जैसे जैसे स्टडी स्टार्ट हुई कुछ लोगों ने उसको क्रिटिक भी किया, और धीमे धीमे ये चलते चलते रिनेसांस के चलते चलते क्रिश्चियन ह्यूमनिज्म ने जन्म लिया। फिर इटालियन और रिनेसेंस ह्यूमनिज्म है, वो रिनेसेंस का इम्पॉर्टेंट पार्ट है। क्यों ह्यूमनिज्म इम्पॉर्टेंट है, क्यों ये क्या इम्पॉर्टेंट फीचर्स है ह्यूमनिज्म के, हम ये देखेंगे। जैसे कि ग्रीक एंड लैटिन टेक्स्ट में वापस इंटरेस्ट स्टार्ट हो गए, ठीक है, उसकी रीडिस्कवरी, रिस्टोरेशन और इंटरप्रिटेशन फिर से स्टार्ट हो गया। फिर जो 12th सेंचुरी में स्कोलास्टिज्म चल रहा था, वो क्लासिकल टेक्स्ट जो थे उसके वो वर्नैक्युलर लिटरेचर में थे, तो ये एक अच्छी बात है क्योंकि ज़्यादा लोग तक टेक्स्ट पहुंच रहे थे। लेकिन क्या फ्यूडलिज्म था उस टाइम पे, तो वो इतना ज़्यादा थोड़ा सा लिमिटेड था, बट इस टाइम पे फ्यूडलिज्म कम हो गया था रिनेसेंस के टाइम पे, तो फिर इसका इम्पैक्ट बढ़ गया। फिर फ्रांसिस्को पेट्रार्च को जो है फादर ऑफ ह्यूमनिज्म माना जाता है, और वो जो है डांटेस डिवाइन कॉमेडी के बहुत बड़े एडमायरर थे, जो एक सटायर था, ठीक है, जो सोशल स्ट्रक्चर था उस टाइम का उसके ऊपर। तो उन्होंने फ्रांसिस्को पेट्रार्च कहते थे कि ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट पढ़ो, जैसे कि हिस्ट्री हो गया, फिलोसफी हो गया, रिटोरिक लिटरेचर हो गया, ये सब पढ़ो, और जब हम ये सब पढ़ते हैं तो हमारे जो ह्यूमन थॉट्स हैं वो मैच्योर होते हैं, ठीक है। और दूसरा जो हमें थिंकर ध्यान रखना है, पिको डेला मिरांडोला जो है, उनका एक 900 थीसिस करके एक वर्क है, जिसमें उन्होंने ये बोला है कि मैन का जो पोटेंशियल है वो लिमिटलेस है। और ये जो आइडिया है कि मैन का पोटेंशियल लिमिटलेस है, वो ह्यूमैनिज्म का फाउंडेशन माना जाता है। और ह्यूमंस को डिवाइन से डिस्टिंक्ट माना जाता है, एक्स्ट्रॉर्डिनरी माना जाता है, ह्यूमंस को सेंटर ऑफ क्रिएशन माना जाता है। और ह्यूमनिज्म के सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि ह्यूमन डिग्निटी पे फोकस है और ह्यूमन की लाइफ पे फोकस है। सबसे ज़्यादा रिनेसेंस का यही है कि ह्यूमन डिग्निटी पे इतना ज़्यादा फोकस है, ह्यूमन का वर्क, ह्यूमन की रिस्पेक्ट, ह्यूमन का सेल्फ सेटिस्फैक्शन, ये सब हमें देखने को मिलेगा रिनेसांस में। तो ये कुछ फैक्टर्स है रिनेसांस के कि जिसके वजह से 14 से 16 सेंचुरी में रिनेसांस आता है। और ये फैक्टर्स कैसे हम देखेंगे, एक तो होता है इकोनॉमिक फैक्टर्स हो गए जो कार्ल मार्क्स एंड एंजल्स है, एक सोशल फैक्टर्स हो गए जो अर्बन एलीट, अर्बन क्लास को केटर करती है, फिर पॉलिटिकल फैक्टर्स हो गए, पॉलिटिकल फैक्टर्स के बाद एक साइंस एंड टेक्नोलॉजी फैक्टर्स हो गए। तो जब भी हम रिनेसांस की बात करेंगे, एनलाइटनमेंट की बात करेंगे, साइंस एंड टेक को हमें कभी भूलना नहीं है, क्योंकि मेन तो यही था ट्रांजिशन जिसके वजह से सारी चीज़ें ट्रिगर हो गई। और क्यों हुए ये ट्रांजिशन, क्योंकि ह्यूमनिज्म आया, ह्यूमन्स अपने और इंडिविजुअलिज्म आया था, जिसके वजह से मैन अपने वर्क पे फोकस कर रहा था और वर्क पे और बेटर फ्यूचर के लिए होप कर रहा था। तो उसके वजह से उन्होंने अपना सारा जो वर्क है उसका आउटकम जो दिखा, उससे ये दूसरे सेक्टर्स में भी इम्पैक्ट दिखने लगा। तो यही है रिनेसांस का जो फैक्टर्स है। इम्पैक्ट के बारे में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।